Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode. She's my wife. इधर अक्षर बार बार अनाया को कॉल किए जा रहा था, पर अनाया का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अनाया खुद को फ़ोटो को देखकर हैरान रह गई थी। पुरानी यादें जो उसके दिमाग पर दस्तक दे रही थी, वह उन यादों का सामना नहीं कर पा रही थी और बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसका फ़ोन भी उसके साथ ही छूट गया था और फ्लोर पर गिरकर स्विच ऑफ हो गया था। शौर्य और विशाल एयरपोर्ट पर थे। वे दोनों ही अमित रघुवंशी से मिलने मलेशिया जा रहे थे। टाइम होते ही शौर्य और विशाल फ्लाइट में बैठ गए। उनके बैठने के कुछ समय बाद फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। करीब 2 घंटे बाद शाम 7 बजे जब दुआ धीरे धीरे अपने होश में आई, सर भारी होने की वजह से दुआ ने अपने सर के दोनों हाथों से पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। उसने फ्लोर पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया, उसे स्विच ऑफ देखकर ऑन करने लगी। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था। अनाया ने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ था। वह अपना फ़ोन ऑन कर सर को पकड़ते हुए उठी। जैसे ही जाने को लिए पीछे मुड़ी कि तभी उसकी नज़र एक बार फिर अपनी फ़ोटो पर चली गई और उसने फ़ोटो को देखते हुए खुद से कहा, ये हम ही हैं, पर हमारी ये फ़ोटो कब ली गई होगी है उन्होंने? हम तो पहले इनसे कभी नहीं मिले। अभी अनाया ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सर में तेज़ दर्द हुआ और उसके कान में एक आवाज़ गूंजने लगी। कोई इसे दुआ दुआ कहकर पुकार रहा था। तभी अनाया ने खुद से कहा, दुआ? ये कौन है? उस दिन हमें भी आप ये लोग दुआ ही कह रहे थे और शौर्य जी भी, वह भी तो हमें दुआ बुला रहे थे। इतना बोलकर अनाया ने फ़ोटो को देखा। उसे देखते ही बोली, क्या यह लड़की दुआ है? क्या हम इसके जैसे दिखते हैं? अनाया ने खुद से ही सवाल किया। वह दुआ की फ़ोटो को ध्यान से देखने लगी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अनाया ने देखा कॉल अननोन नंबर से आ रही है। उसने कॉल पिक कर फ़ोन कान पे रखा। दूसरी तरफ अक्षर की आवाज़ सुनकर अनाया हैरान होकर गई और कॉल पर ही घबराते हुए बोली, अक्षय जी आप कहाँ हैं? हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं। अनाया की बात सुनकर अक्षर ने उसे खुद के पुलिस स्टेशन में होने की बात बताई तो अनाया हैरान होते हुए बोली, क्या आप पुलिस स्टेशन में? पर क्यों? अनाया के पूछने पर अक्षर ने उसे सब बताया। अक्षर की बात सुनकर अनाया ने उसके कॉल पर कहा, हम अभी आ रहे हैं। इतना बोलकर अनाया ने कॉल कट कर दिया और पुलिस स्टेशन के लिए चली गई। शौर्य कल रात ही मलेशिया पहुंच गया था। उसने वहीं एक होटल में स्टे किया और आज सुबह होते ही अमित रघुवंशी से मिलने के लिए तैयार होने लगा। विशाल रेडी होकर जब उसके रूम में आया तो शौर्य उसे पहले से तैयार मिला। शौर्य को देखकर विशाल स्माइल करते बोला, तू कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है अपने भाड़े के ससुर से मिलने के लिए। बोलते हुए विशाल रुका और फिर सोचते बोला, एक बात समझ नहीं आ रही, तेरे भाड़े के ससुर ने तुझे ऑफिस की जगह अपने घर क्यों बुलाया? क्या उसे पहले से ही पता है तो उसका दामाद है? विशाल की बात पर शौर्य ने उसे घूर कर देखा तो विशाल शांत हो गया। दोनों ही होटल से रघुवंशी हाउस के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद दोनों ही रघुवंशी विला के सामने थे। वॉचमैन ने दोनों को देखकर मेन डोर ओपन कर दिया और शौर्य की कार अंदर आ गई। अमित और अभिनव दोनों ही गार्डन में खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था दोनों ही शौर्य के आने का इंतजार कर रहे थे। अमित और अभिनव दोनों के ही होठों पर स्माइल थी। शौर्य कार से बाहर आया और अपनी अपनी आंखों पर चढ़ा शेड्स हटाकर शौर्य ने देखने लगा। अमित और अभिनव दोनों ही शौर्य के पास आ गए और अमित ने आगे बढ़कर शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य अचानक उनके गले लगने से चौंक गया। विशाल भी यह देखकर हैरान था। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, यहाँ तक मुझे पता है मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, फिर ये मुझसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे मुझे बहुत पहले से जानते हो। अमित शौर्य से अलग हुआ तो अभिनव भी झट से उसके गले लग गया और उसने शौर्य की पीठ पर थपथपाते कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू शौर्य। अभिनव का हाथ देते हुए अमित ने कहा, गर्व की तो बात ही है, आज शिवम हमारे बीच होता तो तुम्हारी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होता। शौर्य और विशाल दोनों ही अमित और अभिनव की बातें सुनकर हैरान रह गए। वे तो यहाँ दुआ के बारे में बात करने आए थे, फिर यह लोग उसे देखकर क्या बात करने लगे? यह लोग मेरे डैड को कैसे जानते हैं? शौर्य ने मन ही मन खुद से सवाल किया। वह अभी भी दोनों को हैरानी से देखे जा रहा था कि तभी अमित ने शौर्य के कंधे पर हाथ रख दिया। दूसरी तरफ से अभिनव ने भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोले, हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, चलो बैठकर आराम से सारी कहानी सुनाते हैं। शौर्य उसके साथ आगे बढ़ गया। उनके पीछे खड़ा विशाल शौर्य को उनके साथ जाते देखकर बोला, ये हो क्या रहा है यहाँ? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है सालों पहले कुंभ में मिले ये बिछड़े लोग आज जाकर मिल रहे हो।
विशाल ने अपनी बात पूरी कर सर झटक लिया और वह भी उनके पीछे चला गया। वह सभी गार्डन में एक टेबल के चारों ओर बैठे थे। शौर्य से अब और चुप नहीं रह गया और उसने दोनों को देखते हुए सवाल किया, आप दोनों मेरे डैड शिवम सिंह रायजादा को कैसे जानते हैं? शौर्य के सवाल पर पहले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर शौर्य को देखते हुए मुस्कुरा दिए। तभी अमित ने शौर्य को देखते हुए कहा, हम उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि शिवम और हम दोनों एक ही कॉलेज में सेम बैच में थे। अभिनव की बात को जारी रखते हुए आगे कहा, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं बेटा। अपनी बात बोलकर दोनों ही मुस्कुराने लगे तो वहीं शौर्य दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गया। वह दोनों ही हैरानी से देख रहा था। इधर विशाल का तो दिल ही उछल उछल कर बाहर आ गया। उसे खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वॉट अ कोइंसिडेंट, क्या यह सच है? शौर्य ने दोनों को देखते हुए पूछा तो दोनों ने सर हिला दिया। अमित ने शौर्य से कहा, जब तुम छोटे थे तब देखा था तुम्हें, तुम्हारे 5th बर्थडे पर मैं आया था। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, उस दिन के बाद से तुम्हें मुझे देखा भी नहीं, तो कैसे याद रहता तुम्हें? आप दोबारा मिलने क्यों नहीं आए? शौर्य ने अमित जी को देखते हुए फिर से सवाल किया। अमित जी उसकी बात का अफसोस भरी मुस्कान होठों पर लिए बोले, कैसे आता? तुम्हारे बर्थडे के कुछ टाइम बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। शौर्य ने अभिनव की तरफ देखा और अभिनव बोला, मैं उस समय यूएसए में नहीं था। तुम्हारे पापा के इंडिया शिफ्ट होने के बाद मैं उनसे 1-2 बार मिला था उनके ऑफिस में, और उसके बाद मैं फ़ौरन चला गया था। पर जब वापस आया तब तक बहुत कुछ बदल गया था। शिवम यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे और तुम जेल में थे। अभिनव के बोलते हुए सिर झुका लिया। तभी अमित ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, क्या सालों पहले जो हुआ उसके बारे में तुम जानते हो? मैं तो उस समय कोमा में था, इसलिए मुझे नहीं पता यह सब क्यों और किसने किया था। शौर्य, अमित की बात पर शौर्य ने गहरी सांस ली और दोनों को अतीत का सारा सच बता दिया। अमित और अभिनव दोनों यह सुनकर हैरान थे और दोनों ही शौर्य की कई बातों के बारे में सोचने लगे। शौर्य ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या आप जानना नहीं चाहते मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शौर्य के इस सवाल पर दोनों ने उसे देखने लगे। तभी शौर्य ने दोनों को देखते हुए कहा, मुझे अनाया के बारे में जानना है, वे आप लोगों को कैसे मिली? शौर्य के इस सवाल पर अमित जी शौर्य को देखते हुए बोले, अनाया? पर शौर्य बेटा, तुम अनाया को कैसे जानते हो? अमित जी के सवाल पर शौर्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बिकॉज वे अनाया नहीं, दुआ है, मेरी वाइफ। शौर्य के इस सवाल पर अमित जी और शौर्य को देखते हुए हैरानी से बोले, अनाया? पर शौर्य बेटा, तुम अनाया को कैसे जानते हो? अमित जी के सवाल पर शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिकॉज वे अनाया नहीं, दुआ है, मेरी वाइफ। शौर्य के मुंह से निकले उन शब्द दोनों में ही होश उड़ गए थे। अमित और अभिनव दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। अमित जी ने शौर्य को देखते हुए कहा, अनाया दुआ है और वह तुम्हारी वाइफ है, कैसे? शौर्य ने दोनों को देखते हुए उन्हें सारा सच बताया, कैसे वह दुआ से मिला और फिर धीरे धीरे कर सच बाहर आया। कैसे अनुराग ने मारने की कोशिश प्रॉपर्टी के लिए और फिर कैसे अनाया से दुआ बनी। वे दोनों सच जानकर हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अतीत में ऐसा कुछ हुआ होगा। अमित जी ने अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा हटाते हुए अफसोस के कहा, यह सब किया अनुराग ने और जिंदगी वह अपनी शरण्या को गलत समझता रहा। उसने मुझे धोखा देकर अनुराग से शादी कर ली। अमित के मुंह से शरण्या का नाम सुनकर शौर्य की भौहें तन गई और उसने अमित जी को देखते हुए कहा, तो क्या दुआ के पापा आप ही हैं? अमित ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ। अनाया मेरा ही अंश है। मैं और शरण्या शादी करने वाले थे, पर तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं सालों तक कोमा में रहा। अमित के बोलते ही शौर्य बीच में बोला, आपका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। शौर्य की बात पर अमित और अभिनव दोनों ने चौंक कर उसे देखा। शौर्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ अंकल, आपका एक्सीडेंट अनुराग ने करवाया था ताकि वह शरण्या भरद्वाज से शादी कर सके। भरद्वाज प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन शरण्या जी थी और अनुराग को उनकी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी। इसलिए अनुराग ने पहले आप दोनों के बारे में पता करवाया और फिर आपका एक्सीडेंट करवा दिया। शरण्या जी प्रेग्नेंट थी और अनुराग ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सामर्थ्य भरद्वाज को शादी के लिए बना लिया।
जैसे जैसे शौर्य बोल रहा था, अमित और अभिनव हैरान होते जा रहे थे। दुआ के जन्म लेने के साल बाद ही अनुराग ने शरण्या जी को भी कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। जैसे ही अमित ने यह सुना, उनकी आंखें भीग गई। क्या उनकी शरण्या मर चुकी है? उनकी आंखों में कुछ बूंद आंसू निकलकर टेबल पर गिर गया। अभिनव ने अमित जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें सहारा दिया। शौर्य को भी उनके लिए बुरा लगा। तभी शौर्य ने एक सवाल किया, आपको कैसे पता चला दुआ ही अनया है, आपकी बेटी अनाया? शौर्य के सवाल पर अमित जी बोले, अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा था। तभी जंगल के रास्ते में अनाया मेरी कार के सामने आकर बेहोश हो गई। मैं उसे तुरंत ही अभिनव के पास ले गया और 4 दिन बाद फिर उसे अपने साथ लेकर मलेशिया आ गया। अनाया को होश आने के बाद हमें पता चला वह अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चला बेटा। अमित के चुप होते ही अभिनव ने कहा, मेरी एक्सीडेंट की बेवकूफ़ी की वजह से तो पता चला, मेरी असिस्टेंट की बेवकूफ़ी की वजह से तो पता चला अनया अमित की बेटी है। बोलते हुए अभिनव ने उस समय की सारी सिचुएशन शौर्य को एक्सप्लेन की। विशाल एक एक कर सब सुन रहा था, फिर हैरान रह गया और मन में बोला, ओ माय गॉड, किसी को बताया भी तो वह भी इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे तो मैं पागल ही लगूंगा। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बोला, क्या स्टोरी है, फुल ऑफ सस्पेंस। तभी अमित जी ने शौर्य से सवाल किया, अगर अनया तुम्हारी वाइफ है तो वह उस हालत में कैसे पहुंची? अमित जी के पूछने पर शौर्य ने 4 साल पहले उस दिन की सारी घटनाओं को एक्सप्लेन किया। अभिनव सारी बात सुनकर अमित के कंधे पर हाथ रखते बोले, पुरानी बातों को भूलकर अब नए रिश्ते की शुरुआत कर। तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा दामाद कितना बड़ा आदमी है और हमारे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है। तूने तो कभी सोचा भी नहीं होगा तेरी बेटी की शादी शिवम के बेटे से होगी। अभिनव मुस्कुराते बोले। उनकी बात पर अमित जी भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने शौर्य की तरफ देखता कहा, बेटा अनाया तुम्हें ही ढूंढने इंडिया गई है। बिजनेस डील तो एक बहाना था उसका इंडिया जाने का। अमित जी की बात पर अभिनव बोले, पता नहीं किस कंपनी से बच्चे ने डील की है, हम तो नाम तक नहीं जानते उस कंपनी का। अभिनव की बात पूरी होते ही शौर्य ने कहा, मेरी कंपनी? अभिनव और अमित दोनों ही एक बार फिर शौर्य को चौंक कर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। अमित जी शौर्य को देख स्माइल करते बोले, शौर्य बेटा क्या तुम उससे मिले? अमित जी का इशारा सूर्यम की तरफ था तो वह शौर्य ना समझी में उन्हें देखने लगा। वह स्माइल करते हुए शौर्य को जैसे ही सूर्यम के बारे में बताने को हुए कि तभी अमित जी का फ़ोन रिंग हुआ। अमित जी ने अपना फ़ोन देखा तो डिस्प्ले पर खुशी का नाम स्प्लैश हो रहा था। अमित जी ने कॉल रिसीव कर फ़ोन कान पर रख दिया। तभी दूसरी तरफ से खुशी की घबराती हुई आवाज़ आई। शुभी ने कॉल कर कहा, काका अनाया दीदी और अक्षर भैया को कुछ पता नहीं चल रहा है, वह दोनों कल ऑफिस गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं और दोनों का फ़ोन भी बंद है। शुभी की बात सुनते ही अमित जी भी चौंक गए और वह कॉल पर बोले, क्या अनाया और अक्षर का कुछ पता नहीं चल रहा? दोनों ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? अमित जी की बात शौर्य, अभिनव, विशाल तीनों ने सुन ली थी। वे भी हैरान रह गए। तभी शुभ ने आगे कहा, काका सूर्य बहुत रो रहा है दीदी के लिए। अमित जी शुभी की बात पर बोले, मैं अभी इंडिया आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अमित जी ने फ़ोन रखा तो शौर्य बोला, मुझे सब बताइए। शौर्य के पूछने पर अमित जी ने शुभी से हुई सारी बातें बताई। शौर्य ने उसी पर अनमय को कॉल किया और उसने कॉल रिसीव करते उससे कहा, अनमय दुआ और अक्षर कल ऑफिस आए थे, वो दोनों अभी तक वापस नहीं गए, पता करो दोनों कहाँ हैं और मैं अभी वापस आ रहा हूँ। इतना बोलकर शौर्य ने फ़ोन रख दिया। इधर विशाल ने भी अभय और राज को इन्फॉर्म कर दिया था। शौर्य ने अमित जी को देखते हुए कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। अमित भी अभिनव दोनों एक साथ कहा, शौर्य हम भी साथ जाएंगे। शौर्य ने उनकी तरफ देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वे सभी एक साथ मलेशिया से दिल्ली के लिए निकल गए। इधर दिल्ली में दुआ के सर पर चोट के निशान थे। उसके होठ के कोने से खून निकल रहा था। उसके गाल पर उंगलियां छपी हुई थी। उसका पूरा शरीर टूटा हुआ था। उससे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। दुआ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो खुद को उसी जगह पाया जहां कल रात उसे वे लोग छोड़कर गए थे। दुआ के शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर बैठ सके। दुआ वैसे ही जमीन पर पड़ी रही और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी खाली आंखों में इंतज़ार था, जाने क्यों उसे किसी के आने का इंतज़ार था।
दुआ कल रात के बारे में सोचने लगी जब वह वहां से आई थी। कल शाम दुआ अक्षर के कॉल आते ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। पुलिस स्टेशन पहुंचते उसे शाम से 7 बज गए थे। दुआ स्टेशन पहुंची कि स्टेशन के एसआई से बात करने के लिए उसे ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र अक्षर पर गई और वह अक्षर को देखकर उसके पास चली गई। अक्षर भी उसे देखकर खुश हो गया। उसे लग रहा था अब दुआ उसकी बेल करवा देगी, फिर वह दोनों एक साथ घर चले जाएंगे। अक्षर सड़क पर हुई घटना के बारे में दुआ को बताने लगा। तभी पुलिस स्टेशन का एसआई आ गया। उसके मुंह में एक सिगरेट थी, उसकी नशे में धुत थी, शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले थे। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था वह पुलिस वाला है, पर उसने शरीर पर पहनी वर्दी उसके पुलिस का होने का पहचान दे रही थी। वह एसआई अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अक्षर से बात कर रही दुआ पर चली गई। वह नशे में धुत अपनी आंखों से दुआ को देखने लगा। दुआ की बैग अपने सामने थी। दुआ ने साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। इंस्पेक्टर दुआ को देख होठों को तिरछा कर मुस्कुरा दिया। उसकी आंख लालसा से भर गई। वह एसआई अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अक्षर से बात कर रही दुआ पर पड़ी। इंस्पेक्टर दुआ को देखकर होठों को तिरछी कर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें लालसा से भर गई। दुआ को देखकर उसके मन में वासना भर गई और उसने दुआ को देखते हुए एक कांस्टेबल से कहा, उस लड़की को मेरे पास लेके आओ। कांस्टेबल एसआई की बात मानकर दुआ के पास गया और उनसे कहा, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। कांस्टेबल ने एसआई की तरफ इशारा करते हुए कहा। दुआ एसआई को देखकर खुश हो गई। उसे लग रहा था वह अब एसआई से बात कर अक्षर की बेल करवा लेगी, पर दुआ एसआई की नीयत बेखबर आने वाले खतरों से पूरी तरह अनजान थी। दुआ एसआई के पास गई और उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज़ जो भी चार्जेस लगे हैं इसके ऊपर उसे हटा दीजिए। जितना भी जुर्माना हो हम पे कर देंगे। प्लीज़ सर इन्हें रिलीज़ कर दीजिए। दुआ की बात सुनकर एसआई ने कांस्टेबल की तरफ देखा और वह कांस्टेबल एसआई को सब बनाने लगा। दरअसल अक्षर को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेने वाला दूसरा ऑफिसर था, इसलिए उसे अक्षर के केस के बारे में नहीं पता था। कांस्टेबल ने कुछ ही मिनट में एसआई को अक्षर के केस की सारी डिटेल्स दे दी। उस एसआई ने दुआ की तरफ देखा और उस पर नजर डालते हुए बोला, आईडी दिखाओ अपनी। वह एसआई नशे में था और दुआ को सामने से प्रिटेंड कर रहा था जैसे वह एक जिम्मेदार ऑफिसर है और उसने काम के प्रति समर्पित है। एसआई के मांगने पर दुआ अपनी आईडी उसे दिखाने लगी तो एसआई ने अपनी आईडी देखकर कहा, देखने में इंडियन हो और रहती फॉरेन कंट्री में हो। तुम लोगों की वजह से हमारा भारत पीछे रह गया। खूब सारा पैसा कमाने के बाद तुम लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते हो। दुआ ने एसआई की बात सुनकर कहा, अपने भारत देश से जितना आपको है सर, उतना ही हमें भी है प्यार है। इसलिए हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का पर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला होगा। दुआ की बात पर सुनकर एसआई ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, ओह तो सोशल वर्कर हैं आप। दुआ ने एसआई की बात पर कहा, नहीं बिजनेस वूमैन। एसआई ने अब दोनों भौहें उठा ली और दुआ को नीचे से ऊपर देखकर कहा, फिर तो बहुत सारा पैसा होगा आपके पास। एसआई की बात पर दुआ उसके इरादों को भांपते बोली, ओह तो आपको रिश्वत चाहिए। एसआई ने दुआ को मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समझदार हैं आप। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, रिश्वत पहले चाहिए थी, पर जब से आपको देखा है उसके बाद तो इसके बाद तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आप पर लुटा दूं। अब मुझे सिर्फ आप चाहिए। एसआई की बात सुनकर दुआ का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और दुआ ने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती आपको? ऐसी बात करते हुए आप जिस जगह हैं वहाँ बैठे आप लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये एक नॉर्मल केस है। अक्षर जी ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांग ली है। जो भी पेनल्टी होती है हम भरने के लिए तैयार हैं। आप इस केस को क्लोज करिए। दुआ की बात सुनकर एसआई भड़क गया और उसने उठकर जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका। दुआ भी उसके लिए ऐसे करने से डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। एसआई ने अपने नशे में धुत लाल आंखों से दुआ को देखते हुए कहा, मैडम अब तो यह केस तभी क्लोज होगा जब आप मेरी सारी बातें मानेंगी। अक्षर ने एसआई की सारी बातें सुनी थी और वह एसआई के इरादों को समझ गया था। उसने जल्दी से दुआ से कहा, अनाया तुम जाओ यहाँ से, यू आर नॉट फेयर हेयर।
पर अक्षर जी, आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? दुआ ने घबराते हुए कहा। अक्षर ने उसे समझाते हुए कहा, अना प्लीज लीव इट नाउ। अक्षर ने चिल्ला कर कहा। ऐसा ही दोनों की बातें सुनकर बोला, अगर आग बराबर लगी है दोनों तरफ। बोलते हुए वह अक्षर के पास आया और उसे एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, हर रोज तो वह तेरी ही भाव में सोती है, आज इसे मेरी भाव में सो जाने दे। एसआई ने यह बोलते ही अक्षर के लॉकअप के अंदर से ही एसआई की गर्दन पकड़ ली। तभी एसआई ने अक्षर का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। अक्षर की पकड़ से एसआई ने आज़ाद होकर कांस्टेबल को ऑर्डर देते हुए कहा, साले को मार, बहुत हीरो बन रहा था, निकाल दे साले की सारी हीरोगिरी। एसआई अभी बोल ही रहा था कि तभी दुआ ने बीच में कहा, यह गलत कर रहे हैं आप, पर हम इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। हम आप पर केस कर देंगे। दुआ की धमकी सुनकर एसआई दुआ की तरफ बढ़ते हुए उसके नजदीक आकर उसे लालसा भरी नजरों से देखते हुए बोला, केस करेगी? तुम दोनों को तो मैं बताता हूँ आज। फॉरेन में रहकर खुद को बहुत समझदार समझ रहे हो। रुको जरा समझदारी किसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ। इतना बोलकर एसआई कांस्टेबल की तरफ मुड़ा और उसे ऑर्डर देता है, 4 सीट तैयार कर दोनों के खिलाफ। वह उसका ब्रोकर है और वह धंधे वाली दोनों मिलकर अमीर लोगों को लूटते हैं। ऑन द स्पॉट इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसआई ने अक्षर और दुआ की तरफ देखते हुए कहा। तो वहीं अक्षर और दुआ दोनों ही एसआई की बातें सुनकर हैरान रह गए। वह शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे को देखने लगे। तभी अक्षर ने चिल्लाकर कहा, यू डोंट नो ऑफिसर, तुम क्या गलती कर रहे हो? तुम जानते भी हो वो कौन है? अक्षर की बात पर एसआई उसकी तरफ देख शैतानी भरी हंसते हुए बोला, अब ये कोई भी हो, उसे तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं भी देखता हूँ यहाँ कौन आता है, किसमें कितनी पावर है जो तुम मेरे पंजरे से आज़ाद कर ले जाए। ऐसा ही बोलते हुए दुआ की लस्ट भरी नज़रों से देख ही रहा था। तभी अक्षर ने दुआ को देखकर फिर से कहा, अनया जाओ यहाँ से। एसआई की बात सुनकर दुआ भी घबरा गई। वह अक्षर की बात मानकर जाने लगी। तभी एसआई ने इशारे पर एक कांस्टेबल ने दरवाजे को बंद किया। यह देखकर दुआ डर गई। वह पीछे हटने लगी। तभी वह एसआई की चेस्ट टकरा गई। उसने टकराते हुए दुआ जल्दी से उससे दूर हुई। एसआई दुआ को देखकर शैतानी की तरह हंस रहा था। दुआ उसे देख कर और डर गई। एसआई हंसते बोला, जानना चाहती है? जाने दूंगा तुझे और उसे भी, बस मेरी कही बात मान ले। एक रात की तो बात है, उसके बाद तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तू जहाँ चाहेगी जा सकती है। दुआ से अब और एसआई की बेटी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खींचकर एसआई के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। दुआ के इस थप्पड़ ने एसआई को गुस्से में आंख में घी डालने का काम किया। एसआई ने अपनी तरफ झुके चेहरे को सीधा किया और दुआ के बेहद गुस्से और नफरत से घूरते बोला, तेरी हिम्मत, इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाया तूने? बोलते हुए वह दुआ को मारने को हुआ कि तभी दुआ ने उसे रोकते हुए कहा, तुम पर फीमेल पर हाथ नहीं उठा सकते हो, यह लॉ के अगेंस्ट है। एक फीमेल को फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। दुआ की बातें सुनकर एसआई से घूरते हुए बोला, साली मुझे कानून सिखा रही है? इतना बोलकर वह एसआई एक फीमेल कांस्टेबल की तरफ मुड़ा और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इसे लेकर जा और इससे इतना टॉर्चर कर कि वह साली मरने की भीख मांगने मुझसे। जिस फीमेल कांस्टेबल ने एसआई ने ऑर्डर दिया था उसकी नज़र पहले से ही दुआ पर थी। उसने दुआ के आते ही उसकी फ़ोटो भी ले ली थी और उसे किसी को सेंड भी कर दिया था। उसकी नज़र काफ़ी देर से दुआ पर ही टिकी थी। फीमेल कांस्टेबल एसआई की बात सुनकर दुआ के पास आई और ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी, तो वहीं दुआ उसे खुद को छुड़ाने लगी। यह देखकर एसआई ने दुआ का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले गया। इस बीच बार बार अक्षर एसआई को रोकने की कोशिश करता रहा। उसने एसआई खूब सारी रिश्वत भी ऑफर करी, पर एसआई ने जैसे अक्षर की किसी बात को सुना ही नहीं, उसे अनसुना कर दिया। इधर एसआई दुआ के अंदर लॉकअप में ले गया। जहाँ भी फीमेल थी वह सभी दुआ को एसआई के साथ जाते देखकर एक दूसरे बात करके बोली, यह जानवर फिर से इस लड़की को ले गया। तभी सभी दुआ को एसआई के साथ जाते देखकर एक दूसरे से बोली, यह जानवर फिर से एक लड़की को ले आया। उनकी बात पर दूसरी औरत ने कहा, देखने से यह लड़की अच्छे घर की लग रही है,
इस जानवर से तो इसे भगवान ही बचाए, बेचारी ना जाने कैसे इस नज़रों में आ गई। ऐसे ही सभी औरतें आपस में बातें करने लगी। एसआई ने दुआ को एक लॉकअप के पास लाकर उसे जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया। उसने धक्का इतनी जोर से दिया कि दुआ खुद को संभाल नहीं पाई और वो लॉकअप कर में सोने के लिए बने बेड टाइप से चबूतरे पर जाकर गिरी। चबूतरे का कोना दुआ के पेट में लगा और वह जोर से चिल्लाई। दुआ की चीख सुनकर वह एसआई हंस दिया। उस एसआई को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि किसके साथ वह सब कर रहा है। वह जिसे आम समझ रहा था वह किसी की जिंदगी है, किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं, एक शैतान की जो उसके लिए जमाने भर को जला सकता है। वह दुआ को लॉकअप में बंद कर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे वह कांस्टेबल मिली और उसने उस कांस्टेबल से कहा, निर्जा, इसे इतना टॉर्चर करके ये मेरी बात मान जाए। निर्जा ने एसआई की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। एसआई के जाने बाद निर्जा ने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल कर फ़ोन कान पर रख दिया और उसे कॉल रिसीव करते हुए कॉल पर कहा, मैडम देखिए फ़ोटो आपने, ये वह लड़की है ना। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो निर्जा ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी मैडम, समझ लो काम हो गया, आप पैसे तैयार रखना। इतना बोलकर निर्जा ने कॉल कनेक्ट कर दिया और लॉकअप के अंदर चली गई। थोड़ी देर में अंदर में दुआ में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। प्रेजेंट टाइम। दुआ फ्लोर पर पड़ी एक टक रास्ते को देख रही थी, जाने कि उसकी आंखें किसी के इंतजार में थी। दुआ के कान में शौर की कई बातें, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शौर के कई ये शब्द दुआ की आंखों में आंसू आ गए। वह उसका प्रोटेक्टर था, फिर क्यों ही उसने शौर को खुद से दूर किया। वह शौर का नाम लेकर उसे पुकारना चाहती थी पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह अपने होठों को भी हिला सके। आखिर किसके कहने पर निर्जा ने दुआ को टॉर्चर किया? क्या करेगा शौर्य जब उसे दुआ के बारे में पता चलेगा? इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।